बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोई ट्रस्ट फंड है, उसके पास टोटल अमाउंट क्या है 30,000 है, उसको इन्वेस्ट करना है 2 टाइप के बॉन्ड्स में। ठीक है, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो इतने साल बाद इतने पैसे देगा, इस रेट से पैसे देगा, ये सब होता है बॉन्ड। ठीक है, तो एक ट्रस्ट के पास कितने 30,000 है, उसको 2 टाइप्स के बॉन्ड में इस 30,000 को इन्वेस्ट करना है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो क्या करेगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर देगा, एंड द सेकेंड बॉन्ड है वो क्या देगा पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, ये जो फर्स्ट बॉन्ड में जो भी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको 1 साल का फर्स्ट बॉन्ड 5% देगा, और जो सेकंड बॉन्ड में जो भी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा जो ट्रस्ट फंड है वो क्या देगा 7% इंटरेस्ट देगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हमें क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000। बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करो और ये डिटरमाइन करो कि इस 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड में इस 30,000 को कैसे डिवाइड करें। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800 एंड बी में क्या बोल रहा है ₹2,000। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनो। क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास टोटल 30,000 रुपीज है। अब क्या करना है, उसे 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड, जो भी वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा फर्स्ट बॉन्ड में, वो फर्स्ट बॉन्ड उसे उस अमाउंट का 5% एनुअली इंटरेस्ट पे करेगा, और जो सेकेंड बॉन्ड में जो वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको वो 7% इंटरेस्ट पे करेगा एनुअली। तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो और ये डिटरमाइन करो कि इस 30,000 को हम मतलब 30,000 को कैसे डिवाइड करके इन 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड बॉन्ड से जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,800 आए, और क्या है 1,800 एंड 2,000। तो अगर इसमें क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करो। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं करना है तब तो क्वेश्चन और इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है तो बस हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि जो मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है। सॉल्यूशन देखते जाओ। सॉल्यूशन में क्या है, हमने क्या बोला कि लेट रुपीज क्या हमारे पास 30,000 बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स में क्या हो गया, मान लिया कि 2 पार्ट्स ₹X एंड ₹30,000 माइनस X। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। इन दोनों का सम फिर क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट में हमने 30,000 को डिवाइड किया, एक पार्ट हमारा हो गया क्या x हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया 30,000 माइनस x। ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको हम एक 1/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि एक A हमने मैट्रिक्स किया, इसका 1/2 ऑर्डर लिया। अभी बात को ना सिर्फ चुपचाप देख सुनते जाओ क्या मैं कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। 1/2 ऑर्डर का लिया, मतलब 1/2 ऑर्डर का मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम। तो पहला x ले हो गया और दूसरा क्या हो गया 30,000 माइनस x। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। ये क्या हमारा 1/2, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक तो 5%, तो 5% को मतलब 5/100, तो 5/100 का मतलब 0.05 एंड क्या हमारा 7%, तो 7/100 मतलब 0.07। ठीक है, ऑन द टोटल अमाउंट।
टोटल अमाउंट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए एक मैट्रिक्स बी बनाया। अब अगर मैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बात को मुझे ध्यान में रखना होगा कि जो बी मैट्रिक्स का जो रो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के। इस बात को ध्यान में रखना है। बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 2, तभी जाके ए इंटू बी पॉसिबल है। बिकॉज ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा, जब ए का कॉलम जो कि 2 के इक्वल है और बी का रो इक्वल होना चाहिए। तो बी में कितनी, बी जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें कितने रोज होने चाहिए, 2 रोज। तो हमने 2 रो का बना लिया, एक तो बना लिया 0.05 और एक बना लिया क्या हमने 0.07। ये हमने बी मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/1। अब ये हो गया हमारा 2/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को 5/100, 5% है ना, तो 5/100 एंड 7/100 ऐसे लिख लिया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/1 ऐसे लिख लिया। अब हमने करना क्या है कि ए इंटू बी करते, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। अच्छा, ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा, रोज इन ए बाई कॉलम्स इन बी, कॉलम्स इन बी। तो बताओ ए में क्या रो है, ए में हमारा नंबर ऑफ रो क्या है 1 एंड कॉलम बी में क्या है 1। तो ये जो होगा इसका ऑर्डर ये 1/1 ऑर्डर होगा। मतलब क्या होगा कि ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स कैसा होगा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया। अब जो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/1। अब ए बी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते, जो ए मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, x 30,000 माइनस एक्स, ये ए मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स क्या होगा हमारा 5/100 और 7/100। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा और उसमें एक रो होगा एक कॉलम होगा। मतलब कि इसके प्रोडक्ट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा मतलब जो भी नंबर आएगा वो नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी को समझना, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय 2 बॉन्ड्स। इस बात को समझना है। इस मैट्रिक्स में जो होगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और जो एलिमेंट आएगा या फिर जो नंबर्स आएगा यहाँ पे वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय 2 बॉन्ड्स। कैसे, वो देख लो। x रुपीज इन्वेस्ट किया है ना पहले बॉन्ड में, तो जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ए बी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ए बी को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो x किसके, ये एक रो है एक कॉलम है, तो ये क्या होगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई होगा, x तो अमाउंट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5/100 से, तो ये क्या आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया अर्न्ड बाय दिस अमाउंट, x अमाउंट। जो x अमाउंट हमने फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया है ना, वो उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर तुमने मान लो 100 रुपए अगर तुमने इन्वेस्ट किया और 10% का तुम्हें 100 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है या 100 रुपए तुमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और अगर मान लो कि तुम्हें 5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये तो तुम्हारा अमाउंट हो गया तुमने जो इन्वेस्ट किया। अगर 5% मिलता है तो 5/100, तो क्या मिलेगा, एक साल में तुम्हें 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, 105 रुपए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। यही हुआ ना, तो यही काम तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है, ये तो एक्स अमाउंट है ना, उसको मैंने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट है, इसको 7/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 30,000 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7/100 से।
तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो सेकंड बॉन्ड जो इंटरेस्ट देगा वो ये आ जाएगा, और ये इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड प्लस सेकेंड बॉन्ड का इंटरेस्ट आ जाएगा, मीन्स टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हो गया 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, हो गया ना। आ रही है बात समझ में। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं या रहने दो अभी इसको। अब क्या बोल रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट है, इस बात को समझना है। ए बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना ये नंबर, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय टू बॉन्ड्स। अब क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, पहले से इंटरेस्ट आना चाहिए 1800, दूसरे से बोल रहा है 2000। तो कोई बात नहीं है, ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे, फर्स्ट में हम ऐसे लिखेंगे, when the interest is rupees 1800। तो जब इंटरेस्ट 1800 होगा तो फिर ये ए बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी टोटल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कि टोटल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 1800। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है ना 5x/100 प्लस ये क्या आया है 3000 माइनस x इंटू 7/100, ये जो आया है इसको हम, ये तो 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो इसको भी हमें एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब ऐसा थोड़े कि यहाँ पे लिख देंगे 1800, तो ये तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा ना, ये मैट्रिक्स कभी नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो इसे 1800 का भी हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, ये भी 1 by 1 ऑर्डर का हो गया। अब कुछ नहीं है, अब इसको इक्वेट कर लो। अब यहाँ से इसके अंदर का ये और ये 1800 इक्वेट कर दो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1800। अब इसे हमें करना है सॉल्व। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, एलसीएम तो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 21 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो, 1 2 3, ठीक है, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800, ठीक। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 7x को और 5x को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो क्या होगा 21000 माइनस 1800, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 211234 माइनस 1800। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, इसका वैल्यू आ रहा है 208,208,200, ठीक है, ये क्लियर है। और अच्छा अपॉन 100 तो मैंने किया नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है। इसको देखो, ये 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले इस इक्वेशन को ना 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 5x प्लस 1 2 3 माइनस x इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 181000, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 5x माइनस 7x प्लस क्या हो जाएगा 7 3 21, 1000, 18 1 2 3 4, ऐसे हो गया। तो ठीक है,
ये क्या हो जाएगा -2x, यहाँ पे 5x -7x -2x आएगा, -2x को राइट हैंड साइड में भेजा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 1 -1 8 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया 3 0 1 2 3, तो हमें मिल गया 2x इज इक्वल्स टू 30,000। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 15,000। मतलब कि पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 15,000। अब ये तो हमारा हुआ अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड, अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड का अमाउंट हो गया। अब उसके बाद ये हमारा आंसर भी हो गया, फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है, अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड, इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है 30,000 माइनस 15,000। यही है ना, ये था ना हमारा 30,000 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह 15,000 डाल दिया, तो ये क्या हो गया ₹15,000। ये क्या हमारा अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट आ गया, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, एक ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये दो हो गया, फर्स्ट वाला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, सेम लाइन पे क्या बोल रहा है 2000 होना चाहिए, तो बी में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जो हमारा था ये सेकंड पार्ट क्या हमारा, यहाँ पे इसको उठाते हैं, ये वाली चीज़, बस यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1800 की जगह क्या होगा, ये जो 1800 है इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ये 2000 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, या बस इसको सॉल्व कर लो, इसको बस कुछ नहीं है सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से फिर वही 5x/100 प्लस क्या होगा 7 × 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल्स टू 2000। अब ये पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5x प्लस 7 × 30,000 माइनस x इज इक्वल्स टू, ऐसे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 200। यहाँ पे जी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 7x, 5x माइनस 7x क्या होगा -2x, -2x को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो गया 2x, और ये क्या होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो ये क्या लिखा है 100,000, 2,10,000 में से 2 लाख को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 10,000, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 5,000। तो ये पहला अमाउंट हो गया सेकंड केस के लिए, ठीक है ना, ये पहला अमाउंट हो गया सेकंड केस के लिए। तो एक तो आंसर ये हो गया हमारा, x का वैल्यू हमने निकाल लिया ना, तो एक आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, अमाउंट इन सेकंड बॉन्ड क्या होगा, इन सेकंड बॉन्ड में अमाउंट क्या होगा 30,000 माइनस x, तो क्या होगा 30,000 माइनस 5,000, क्या मिल गया ₹25, ठीक है 25,000। तो ये दूसरा आंसर आ गया हमारा, ये हमारा हो गया सेकंड आंसर, ठीक है। कहने का ये मतलब है, बात को सुनो, अगर फर्स्ट केस में हमें चाहिए ना,
फर्स्ट केस में क्या इंटरेस्ट चाहिए, 1800 इंटरेस्ट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, 15,000, और सेकेंड बॉन्ड में कितने करने होंगे, वो भी 15,000। दोनों में इक्वल अमाउंट 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके हमारा दोनों बॉन्ड से टोटल इंटरेस्ट आएगा क्या, 1800। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 2000। तो अगर टोटल इंटरेस्ट हमें 2000 चाहिए तो फिर हमें फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना होगा, 5000, और सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना होगा, 25,000। तब जाके दोनों अमाउंट से हमें इंटरेस्ट क्या आएगा, 2000। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल। कोई पर्टिकुलर स्कूल है, उसका जो बुक शॉप है उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। 10 डजन क्या हमारे पास केमिस्ट्री बुक है, फिर क्या है 8 डजन फिजिक्स बुक है, और फिर 10 डजन क्या है इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि 10 डजन कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का एक बुक शॉप है, उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ₹80 एक केमिस्ट्री बुक का। एक केमिस्ट्री बुक का प्राइस क्या है, ₹80। एक फिजिक्स बुक का प्राइस क्या है, ₹60, और एक इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस क्या है, ₹40। लिखा है ना, ईच का मतलब होता है 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बोल रहा है कि जो बुक शॉप होगा उसको बताओ कि टोटल अमाउंट क्या रिसीव होगा अगर वो सारे बुक्स बेच दे। मतलब कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक बेच दे, 8 डजन फिजिक्स बुक बेच दे एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक बेच दे। तो बताओ कि टोटल अमाउंट जो बुक शॉप है उसको कितने टोटल अमाउंट उसके पास क्या रिसीव होगा, ये हमें बताना है। किससे, मैट्रिक्स मेथड से बताना है। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक है ना, तो 10 × 12 करोगे तो मतलब 120 केमिस्ट्री बुक है, तो 120 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 120 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग केमिस्ट्री बुक्स वो आ जाएगा। फिर 8 डजन हमारे पास क्या फिजिक्स बुक है, तो 12 × 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 96 फिजिक्स बुक है। एक फिजिक्स बुक का प्राइस क्या है, 60 है, तो 96 × 60 करोगे तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग फिजिक्स बुक आ जाएगा। सेम लाइन पे इकोनॉमिक्स बुक का निकाल लो, फिर सबको ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, इसे हमें करना क्या, मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे वो ये देख लो। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितना हो जाएगा, ये क्या है 10 डजन, 10 डजन है तो, या फिर 10 डजन बुक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो क्या हो जाएगा 120 बुक्स हो जाएगा। मतलब टोटल कितने केमिस्ट्री बुक्स हैं, 120 बुक्स हैं। फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितने हो गए इसके पास, क्या हमारे पास 8 डजन, तो 8 डजन बुक्स है तो क्या हो जाएगा 12 × 8 क्या हो जाएगा 96 फिजिक्स बुक्स है। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, वो कितने डजन है, वो है 10 डजन बुक्स है। तो क्या हो जाएगा 10 × 12 ये क्या हो जाएगा 120 बुक्स हो जाएगा ये भी। अब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जो बुक का मैट्रिक्स बनाते हैं, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें एक बुक का सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे, लेट ए, एक मैट्रिक्स ए माना, इसका ऑर्डर क्या मान लिया 1/3, ठीक है। रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स हमने माना 1/3 ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हो गया ये 120, 96 और क्या हो गया 120। अब बच्चों बात को ध्यान से सुनो, बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ से पता चल गया 1/3, ये पता कैसे चला।
तो इसके लिए क्या इसका आंसर है कि तुम इसको ऐसे देखो कि जो नेट अमाउंट आएगा हमारे पास, जो भी नेट अमाउंट आएगा वो भी क्या आएगा, मैट्रिक्स में आएगा। मतलब नेट अमाउंट हमारे फाइनली हमारे पास क्या होगा, एक मैट्रिक्स ऐसे होगा, इसको इक्वल करेंगे एक मैट्रिक्स से, तो नेट अमाउंट यहाँ पे एक सिंगल नंबर आएगा, यहाँ भी एक सिंगल नंबर आएगा। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब नेट अमाउंट ऐसे देखो, नेट अमाउंट जो भी आएगा वो एक मैट्रिक्स में आएगा। मतलब कि एक ऐसे मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, नेट अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब प्रोडक्ट लेंगे ना, तो प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो। मतलब कि जो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस जो होगा वो 1/1 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, बात को सुनो ध्यान से, हमने इसे 1/3 ऑर्डर बना दिया। तुम चाहते तो इसको 3/1 ऑर्डर भी बना सकते थे, तुम चाहते तो इसको 3/1 ऑर्डर भी बना सकते थे। चलो मैं दोनों करके दिखा दूंगा। मान लो इसको हमने 1/3 ऑर्डर बना दिया। बस ध्यान में ये रखना है कि जो हमारा नेट जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। वो क्यों होगा 1/1 ऑर्डर का, क्योंकि उसके अंदर का जो नंबर होगा वो नेट अमाउंट आएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे भी नेट अमाउंट है, यहाँ पे भी नेट अमाउंट है, मतलब 1/2 ऑर्डर का है, दो नेट अमाउंट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा 1/1 ऑर्डर का होगा। ये मेरे बैक ऑफ माइंड में है ऑलरेडी। अब मैंने इसे 1/3 बना लिया। अब चाहते तो इसे 3/1 भी बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसे 1/3 बना लिया, तो अब जो मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें हमारी मजबूरी है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने बनाने होंगे, 3। उसमें हमें नंबर ऑफ रोज कितने बनाने होंगे, 3। क्यों, बिकॉज इस ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी करेंगे, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लीकेशन वैलिड है। एक मैट्रिक्स अभी देखते चलो, बात को ध्यान से। हमने मान लिया कि लेट एक हमने बी मैट्रिक्स मान लिया 3/1 ऑर्डर का। इसको हमने बोला रिप्रेजेंट देयर सेलिंग प्राइस। तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये 3/1 ऑर्डर का होगा। मतलब कि पहले का क्या, 80। कॉस्ट ऑफ एक बुक का कॉस्ट क्या है, केमिस्ट्री बुक का एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट क्या है, 80 है। फिर फिजिक्स बुक का कॉस्ट क्या है, 60, और इकोनॉमिक्स बुक का कॉस्ट क्या, 40। ऐसे हमने बना लिया। ये क्या हो गया हमारा 3/1 ऑर्डर। अब देखो, ये ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 3, और इसका रो क्या है, 3, तो ए इंटू बी पॉसिबल है। अब हम लोग ये भी कर सकते थे कि ए मैट्रिक्स को, बात को सुनना ध्यान से, ए मैट्रिक्स को हम 3/1 ऑर्डर का बनाते, ऐसे बनाते 120, 96 और 120, ऐसे बनाते। ये मैट्रिक्स ए ले लेते, और फिर बी मैट्रिक्स को हमारी मजबूरी हो जाता फिर 1/3 ऑर्डर का बनाना, बिकॉज मल्टीप्लाई करना है ना हमें। तो फिर हम बी मैट्रिक्स को ऐसे बनाते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, 80, 60 और 40 ऐसे मल्ट करते। अब ये क्या हो जाता हमारा, ये तो हो गया 3/1, और ये क्या हो जाता 1 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, बी ए को मल्टीप्लाई कर देते, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे बी ए को मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा काम चल जाता, या फिर हम बी ए की जगह ए बी को भी मल्टीप्लाई कर देते, ए बी को मल्टीप्लाई कर देते, तो ए बी मल्टीप्लीकेशन वैलिड है। क्यों, बिकॉज ए मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, ए मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और बी मैट्रिक्स में रो 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, तो भी हमें सेम रिजल्ट आएगा। ए मैट्रिक्स को मैंने क्या बनाया 1/3, ए मैट्रिक्स को मैं 3/1 ऑर्डर का भी बना सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ए को मैं 3/1 ऑर्डर का बनाता तो फिर बी को मुझे 1/3 ऑर्डर का बनाना होता, बिकॉज हमें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं, अब हमें करना क्या है इन दोनों मैट्रिसेस को। तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा, वो अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑल बुक्स क्या होगा, वो ए इंटू बी मैट्रिक्स होगा। ए इंटू बी, इसका मतलब हमें क्या करना है, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है 120, फिर है 96, फिर क्या हमारा 120, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 80, 60, 40।
देख लो इसको, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या है 1/3 ऑर्डर है, और ये क्या हमारे पास 3/1 ऑर्डर है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, 1/1 ऑर्डर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे बताओ, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 × 80, फिर प्लस 96 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, फिर 120 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 से। तो ये एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हें, टोटल आ जाएगा 2020160, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको कैलकुलेट करना, आंसर क्या होगा 20160। अब देखो ये सिंगल नंबर आया ना, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट को, टोटल अमाउंट को। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स, all the books after selling all the books क्या हो जाएगा ₹20160। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 20, 21 एंड 22 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इसको ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, एक वाई मैट्रिक्स है, एक जेड मैट्रिक्स है, एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है, एक पी मैट्रिक्स है। आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मतलब ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2/n। ये जो वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है 3/k, और ये जो जेड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2/p, और ये जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है n/3, और ये जो p मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है p/k। यहाँ तक आगे बात समझ में रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, मतलब क्या है कि इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि पहले तो बात समझ में आ गया, चलो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 21 का पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ। हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/n, ठीक है। फिर जो वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/k, जो वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k। फिर जो हमारे पास जेड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/p। फिर जो हमारे पास डब्ल्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/3। फिर जो हमारे पास p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है स्मॉल p/k, ठीक है। अब बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो। सबसे पहले क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन बताना है किस पर, n पर, k पर, p पर, सो डैट py प्लस wy इज डिफाइंड। बोल रहा है कि n, p और k पर क्या रिस्ट्रिक्शन हो कि ये चीज डिफाइंड हो जाए, py डिफाइंड हो जाए प्लस wy डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो अब बात को जरा सुनते चलो ध्यान से। p मैट्रिक्स py डिफाइंड, तो p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है देख लो, p/k स्मॉल p/k ये ऑर्डर दे रखा है। एंड q मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/k। तो मैं लिख सकता हूं फॉर p इंटू वाई टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, यहां पे लिखता हूं मैं एक मिनट, ऐसे लिखता हूं फॉर p मैट्रिक्स इंटू वाई मैट्रिक्स टू बी डिफाइंड। इसको डिफाइंड होने के लिए
क्या होना चाहिए हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज नहीं कॉलम्स, इन पी, जो हमारा पी मैट्रिक्स का किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन किसके, वाई। मतलब ये पी वाई तभी डिफाइंड होगा ना जब पी मैट्रिक्स का कॉलम और वाई मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। तो पी मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, पी मैट्रिक्स का कॉलम तो के है और वाई मैट्रिक्स का रो क्या है, 3 है। तो ये दोनों को इक्वल होना होगा, तभी जाके क्या होगा, पी वाई डिफाइंड होगा, पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, के शुड बी इक्वल्स टू 3। तो के का तो हमें वैल्यू मिल गया। ये हमें क्या मिला, कब मिला ये के का वैल्यू, जब पी वाई डिफाइंड होगा। ये कंडीशन मिला व्हेन पी वाई इज डिफाइंड। अब फिर लिखेंगे सेम लाइन पे, फॉर पी वाई के बाद क्या है हमारे पास, डब्ल्यू वाई, फॉर डब्ल्यू वाई टू बी डिफाइंड, डिफाइंड क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन डब्ल्यू, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज इन वाई। अब कॉलम डब्ल्यू में क्या कॉलम है, तो डेट इज यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू का कॉलम बताओ, डब्ल्यू का कॉलम क्या है, डब्ल्यू का कॉलम है हमारे पास डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का कॉलम और वाई का रो इक्वल होना चाहिए। तो डब्ल्यू का कॉलम तो 3 है और वाई का रो क्या हमारे पास पी, तो क्या होना चाहिए, पी शुड बी इक्वल्स टू 3, पी शुड बी इक्वल्स टू 3। ये आगे बात समझ में, ये कब के लिए कंडीशन है, फॉर डब्ल्यू वाई टू बी डिफाइंड, जब डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा उसके लिए कंडीशन दे रखा है। अगर डब्ल्यू वाई को डिफाइंड होना है तो डब्ल्यू का कॉलम और वाई का रो इक्वल होना चाहिए। तो डब्ल्यू का कॉलम क्या हमारे पास 3 और वाई का रो क्या पी, तो पी किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। अब मेरी बात को सुनो, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या होगा, अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ पी वाई, एक काम करते हम लोग ना, पहले एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर यहां पे लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या होगा, पहले लिखते ऑर्डर ऑफ पी वाई, पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इन पी बाई नंबर ऑफ कॉलम इन वाई, यही ऑर्डर होगा ना। तो P का रो ऐसे ही तो होगा, P का रो और Y का कॉलम, P का रो क्या हमारे पास P स्मॉल p और Y का कॉलम है K, तो पी वाई, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का होगा P बाई K। ये सब ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जानते हो। ये क्या होगा हमारे पास, ये P, ये जो कैपिटल P मैट्रिक्स है उसका ये रो, और ये जो Y है इसका क्या होगा, कैपिटल Y मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये P बाई K ऑर्डर आ गया। किसका P बाई K ऑर्डर आया, ये P बाई K ऑर्डर आया तुम्हें किस मैट्रिक्स का, P Y मैट्रिक्स का ऑर्डर आया, P बाई K ये आ गया। और ऑर्डर ऑफ WY मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ WY मैट्रिक्स, WY मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम लाइन पे W का रो और Y का कॉलम। तो W का रो क्या है बताना, W का रो है N और Y का कॉलम क्या है, Y का कॉलम है K। तो क्या होगा N बाई K, क्या होगा ये N बाई K। अब ये बताओ PY प्लस WY को डिफाइंड होना है, PY मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, देख लो यहाँ पे हमने निकाला P बाई K, ये एक मैट्रिक्स है तो ये P बाई K ऑर्डर है, प्लस WY हमारा मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, WY का ऑर्डर है हमारे पास N बाई K, तो N बाई K ऑर्डर है। अब ये बताओ इसको डिफाइंड होना है, इसको हमें डिफाइंड होना है। अब एक बात बताओ कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं, अगर मैंने दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो फिर हमें ये कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा,
तभी जाके दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पे एक हमारे पास लेफ्ट हैंड ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक पी वाई मैट्रिक्स है, एक डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स है। अब पी वाई मैट्रिक्स को ऑर्डर हमने पी बाई के निकाल लिया, डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स को ऑर्डर हमने एन बाई के निकाल लिया। अब इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखो दोनों का कॉलम तो सेम हमें दिख रहा है के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे इसका रो क्या है, पी वाई का रो क्या है, स्मॉल पी वाई का रो है स्मॉल पी, और पी वाई डब्ल्यू वाई का कॉलम क्या है, स्मॉल एन। तो ये तभी जाके डिफाइंड होगा व्हेन दोनों का रो इक्वल हो। तो इसका क्या होगा डिफाइंड, व्हेन P शुड बी इक्वल्स टू N। P किसके इक्वल होना चाहिए, N के इक्वल होना चाहिए। तो यही हमारा कंडीशन है। देख लो कोई ऑप्शन है, P शुड बी इक्वल्स टू N। देख लो P N के इक्वल हो और K का वैल्यू 3 हो। K का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाला है ना, K इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये जो है ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये हमारा आ गया ऑप्शन। तो दिस इंप्लाइज दैट A is the correct option, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि इफ n इज इक्वल्स टू p, n किसके इक्वल है हमारे पास, p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ऑर्डर बोल रहा है, बताओ n किसके इक्वल है, p के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 22, क्वेश्चन सॉल्यूशन 22, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि n p के इक्वल है। ये हमारा गिवन है, ये क्या गिवन है। तो बोल रहा है कि ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर में बताना है, 7x माइनस 5z। हमें बोल रहा है कि 7x माइनस 5z का हमें क्या बताना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऊपर देखो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/n, और x के बाद क्या दे रखा है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है n/3। तो 2/n n/3, 2/n इसका ऑर्डर है, माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/3 है ना ऑर्डर, z का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n। सॉरी z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, थर्ड 2/p, सॉरी z मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चे दे रखा है यहाँ पे 2/3। z मैट्रिक्स का ये 2/p, इसका z मैट्रिक्स का ऑर्डर जो दे रखा है वो 2/p, इसका ऑर्डर दे रखा है 2/p, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, n इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे तुम ऐसे देखो, ये 2 और ये 2 तो इक्वल है, ये 2 और ये 2 तो इक्वल है, रो तो इक्वल है। सबसे पहली बात कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके फिर क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हमें पता है ना कि दो मैट्रिक्स को हम तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/n है, अगर मैं उसको 7 स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो इसका ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब ऑन द होल इसका ऑर्डर क्या है 2/n। और फिर अगर ये जो हमारा z मैट्रिक्स है इसको अगर मैं 5 स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो ऑर्डर चेंज होगा नहीं, तो ये भी 2/p ऑर्डर का है। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है ये डिफाइंड है, ये क्या हमारा डिफाइंड है। तो डिफाइंड तभी है ना जब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है इसका मतलब यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2 है, दोनों का रो तो इक्वल है, तो फिर क्या कॉलम को भी इक्वल होना होगा। तो कॉलम को इक्वल होना होगा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट p शुड बी इक्वल्स टू n फॉर 7x माइनस 5z टू बी डिफाइंड। p किसके इक्वल होना चाहिए, n के। ये क्या आ गया यार, ये तो p इज इक्वल्स टू n ही है हमारे पास। तो 2/n क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n इज इक्वल्स टू p, ठीक है ये सही है। p इज इक्वल्स टू n आना चाहिए। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है p किसके इक्वल है, क्वेश्चन में तो हमसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ क्या है। हमसे बोल रहा है ना ऑर्डर बताओ 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या है।
तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर 2/n भी हो सकता है, ये भी ले सकते हो, और 7x माइनस 5z का ऑर्डर 2/p भी ले सकते हो, बिकॉज 2/n और 2/p ये तो इक्वल ही है ना, ये और ये इक्वल है ना, तभी जाके क्या हुआ है, तभी जाके ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका ये जो ऑर्डर है ये तो इक्वल ही है, तो इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हो तुम, 2/n भी लिख सकते हो, ये भी ऑर्डर बता सकते हो इस पूरे मैट्रिक्स का, इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम 2/n भी बता सकते हो और 2/p भी बता सकते हो। अब बस हमें देख लेना है कि ऑप्शन में क्या 2/n है या 2/p है। तो ऑप्शन में ये 2/p नहीं है, ये p/2 है, तो ये नहीं चलेगा, ये देख लो 2/n है, फिर n/3 ये भी नहीं चलेगा, फिर ये p/n ये भी नहीं चलेगा, तो क्या हो गया हमारा बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आनी चाहिए, ये दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो दो मैट्रिक्स को, एक इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, एक इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और एक इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिला 2/n, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला 2/p, तो ये 2/n और 2/p दोनों ऑर्डर सेम है, तभी जाके इसका सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एक कंक्लूजन तो हमने ये निकाल लिया कि pn के इक्वल होना चाहिए, बट हमें तो बोला है ना कि इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर 2/n भी ले सकते हो और 2/p भी ले सकते हो, बिकॉज 2/n और 2/p इक्वल ऑर्डर है, तभी जाके ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो 2/n ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट ऑप्शन में दे रखा है 2/n। 2/n कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारा, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सरसाइज 3.2 एंड 6 to 19 जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। देख लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है एग्जाम्पल नंबर 6 से, और कहाँ तक गए हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 19 एंड एक्सरसाइज 3.2। ये एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक आ गए हम लोग, एक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज अपना, एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके।